अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मलिक जहांज़ेब आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर। हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं बीएससी के लेक्चर्स कंप्यूटर साइंस के। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन मज़ीद दे देता हूँ कि मैंने एमफिल कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और मैं BZU और फर्दर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्तान की, वहाँ पर विजिटिंग लेक्चरर हूँ। और इसके साथ साथ मैं अब मेरा अपना भी एक IT का इंस्टीट्यूट है, मैं उसको भी रन कर रहा हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ। तो गाइज़ मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं अपने तलबा तक पहुँचा सकूँ, और जो गरीब तलबा हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो बाहर अनसिक्योर फ़ील करते हैं, वो जो गर्ल्स हैं वो अनसिक्योर फ़ील करती हैं बाहर आके पढ़ने में, या अक्सर मैंने नोट किया है मेरे अपना एकेडमी एक इंस्टीट्यूट में एकेडमी भी है, तो गर्ल्स जो हैं वो इंटर करने के बाद जो है वो स्टॉप कर देती हैं क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ को वो अफोर्ड नहीं कर सकती और BSc की वो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो BSc या BS करना चाहें तो वो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे तमाम तलबा के लिए, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है और यहाँ पर मैं अभी BSc के लेक्चर भी दे रहा हूँ और इसके बाद मैं इंटर के लेक्चर भी दूँगा ताकि बच्चे जो हैं वो घर पे बैठ के भी अपनी तालीम जो वो जारी रख सकें। तो जो BSc के तलबा हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो मेरे पास जो इंटर के तलबा भी आते हैं, मैं उनको भी शुरू दिन से ही रट्टे वाला काम नहीं लगाता, मैं बुक को फॉलो नहीं करवाता इतना, मैं उनको स्किल सिखाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो आपने मुझसे जो पढ़ना है वो आपने याद करने की नीयत से नहीं पढ़ना, तो आपने जो उसे पढ़ना है आपने उसे क्रिएटिव आइडिया सोचना है। मतलब मैं आपको क्रिएटिव तौर पे पढ़ाऊँगा, मैं आपको आइडिया दूंगा, मैं आपको ड्राइव करके किसी भी डेफिनेशन तक ले जाऊंगा, आपने अपने आइडिया के मुताबिक उसको सोचना है और आपने अपनी थॉट्स जो हैं वो लिखनी हैं। इसके साथ साथ मैं एक महीने में एक बार टेस्ट सेशन भी रखूँगा। हर फर्स्ट तारीख को मैं ऑनलाइन आया करूँगा। आप में से कुछ क्वेश्चन जो तलबा हों वो मुझसे पूछ भी सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं भी आप लोगों से पूछूँगा। इस तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हो जाएगी। और BS और BSc के जो अगर हम एग्ज़ाम शीट्स को देखें तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम्स, जैसे आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसी मुताबिक ही मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा। पढ़ाऊँगा मैं तकरीबन सारा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे तो याद रखें मैं BS की भी बात कर रहा हूँ, मैं BSc की बात कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में यही प्रोग्राम ADS एसोसिएट डिग्री इन साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। और MSc में भी ये क्योंकि C++ पढ़ाया जाता है, मैं उसकी भी बात साथ ही कर रहा हूँ। तो जो आपके पेपर के हवाले से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ हाईलाइट करता आऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं सारा, क्योंकि कल को अगर आपको भी कहीं पे पढ़ाना पड़ जाए तो आपको ये स्किल्स जो हैं ये आती हों। और दूसरा ये हम 4 बुक्स अभी BSc की शुरू करेंगे, वो कौन कौन सी हैं? C++, डेटाबेस, विजुअल बेसिक और इसके साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और उन 4 बुक्स में से सबसे पहले मैं C++ के लेक्चर जो हैं वो डिलीवर करूँगा और उसके बाद डेटाबेस और फिर विजुअल बेसिक और फिर IT पे हम चलेंगे। तो ये जल्दी अपलोड हो जाएंगे, आप लोग 1 बाय 1 बुक जो है वो कवर करें। और हर महीने हर महीने की 1 तारीख को अपने इस चैनल पे लाइव आऊँगा, जो भी क्वेश्चन हो वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन 1 डेट को आके आप लोग मुझसे टेस्ट लाजमी दिया करना, उसमें आप लोगों की जो भी क्लैरिफिकेशन होगी वो तमाम के तमाम जो है वो उस महीने में कवर हो जाएंगे। और हम मज़ीद अगर आगे चलें तो प्रैक्टिकल्स के हवाले से, तो मैं जैसे ही हम एक चैप्टर ख़त्म करेंगे उसके साथ फर्दर उसके प्रैक्टिकल्स भी अप्लाई करेंगे। हम डेव C++ यूज़ करेंगे और इनके प्रैक्टिकल की क्लास हम थ्योरेटिकल क्लास के बाद में उसके अरेंज करवाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली भी इसका प्रॉब्लम ना हो। हम जो पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो तलबा पढ़ रहे हैं वो भी मेरी फील्ड में आएँ और वो भी काम करें। तो इसके अलावा अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो अभी ये पहले लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में मुझसे वो आप लोग लाजमी पूछ लीजिएगा। तो तलबा अपना सीरियस होकर पढ़ना है आप लोगों ने। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। मैं रोज़े की हालत में उस टाइम, और मतलब रोज़े की हालत में लेक्चर रिकॉर्ड करना और वो भी 1.5 घंटे का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करना वो बहुत मुश्किल काम है। फर्दर कंटिन्यूसली बोलना है मैंने,
और वो भी दोपहर का टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये करूँगा और आप लोगों ने मतलब कि मेरी इस मेहनत का फल आप लोगों को मिलना है और आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, आप लोगों ने जी लगा के पढ़ना है। और इसका पढ़ने का तरीका ये होगा, जो भी लेक्चर आपने सुनना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप एक कमरे में बैठें, हैंड्स फ्री लगाएं, मेरे चैनल के जब वीडियो देखें हैंड फ्री लगा के बैठें और घर वालों को मना कर दें कि आपको इस टाइम में वो डिस्टर्ब ना करें। जैसे ही 1.5 घंटे का लेक्चर आपका कंप्लीट हो, जो अब बुक आपने साथ खोल के बैठनी है, और जैसे ही आपका वो लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद आपने थ्रू आउट पूरा एक बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन को साइड पे नोट करना है और वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे देने हैं और उसके बाद मैं उनके फर्दर जो है वो आंसर आपको करता जाऊंगा। और अगर मैं कमेंट्स बॉक्स में आंसर ना कर सकूं या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आप मुझसे लाइव पूछना चाह रहे हो, हर महीने की फर्स्ट डेट को मैं लाइव आया करूँगा, तो वहाँ भी आप मुझसे आके ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो तलबा अपना हम आज से अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। तो और आज मैं पहले 3 चैप्टर जो हैं वो कवर करवाऊँगा और इसके बाद जो हैं वो हम हाफ चैप्टर या हो सकता है हम 3 हिस्सों में भी चैप्टर, क्योंकि आगे 3 चैप्टर्स के बाद जो चैप्टर हैं वो प्रोग्रामिंग के चैप्टर हैं, उन्हें ज़रा समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उन पे हम थोड़ा टाइम लगा देंगे। लेकिन आज मैं 3 चैप्टर एक ही लेक्चर में समझाने वाला हूँ, तो तैयार होकर बैठें, अपना तैयार हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मलिक जहां ज़ेब आपका वेलकम करता हूं आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी की क्लास शुरू करने लगे हैं और बीएससी की क्लास में हम सबसे पहले कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर साइंस में से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो तलबा, प्रोग्रामिंग से स्टूडेंट्स बहुत भागते हैं, इसलिए मैंने पहले प्रोग्रामिंग का ही सब्जेक्ट उठाया कि मैं इसके लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूँगा। तो प्रोग्रामिंग जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ें तो अगर आप इसका रट्टा लगाना चाहेंगे तो ये बाकी चीज़ों की तरह नहीं है कि जिससे आप रट्टा लगा के तैयार कर लेंगे। इसको आपको समझना पड़ेगा और अगर आप डेप्थ से एक कमरे में बैठ के हैंड फ्री कानों में लगा के मेरा ये लेक्चर सुनिएगा, आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग की समझ आने लग जाएगी और आप ख़ुद प्रोग्राम बनाएंगे, ख़ुद अपने हाथों से बैठ के प्रोग्राम बनाएंगे। तो तलबा, सीरियस होके आपने इसे पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ये बीएससी के लिए, और एसोसिएट डिग्री इन साइंस जो आने वाले कुछ सालों में इसका टाइटल चेंज हो जाएगा बीएससी का ADS कंप्यूटर साइंस में, तो ये आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 में आपके पास एक टॉपिक आता है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं? तो तलबा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आप इसके एग्ज़ाम्पल लेंगे जो मैं आपको एक आम तरीके से समझाता हूँ इसको, कि आपके घर वालों को एक मतलब कि आपको एक इश्यू हो जाता है और आप घर वालों को बताने से जो है वो कतरा रहे हैं। सपोज़ आपसे एक मिस्टेक हो गई ज़िंदगी में और आप ये चाहते हैं कि अगर मैंने ये अपने वालिदैन को बताई तो मेरी खैर नहीं, इससे अब मैं मतलब ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करूं कि मेरे वालिद साहब तक वो बात पहुंच भी जाए और मुझे उतना नुकसान ना उठाना पड़े जितना कि मैं मतलब कि ना इसमें मुझे हो सकता है। तो आप क्या उसके स्टेप्स ढूंढेंगे? उसमें स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब आप उसके जितने भी पॉसिबल सलूशन होंगे आप वो ढूंढेंगे। अब पॉसिबल सलूशन में क्या हो सकता है? देखें, आप ढूंढेंगे कि आपके वालिद साहब के करीब कौन है, वो वालदा हैं आपकी। तो आप सोचेंगे कि अगर मैं वालदा से कहता हूँ और वो मेरे वालिद से कहती हैं तो कुछ बचत हो सकती है। मतलब वालदा किसी ऐसे मौके पे बात करेंगी कि जब मतलब कि उन्हें नहीं लगेगा बुरा या इतना फील नहीं होगी बात, या बात को वो संभाल लेंगी, वो तब ये बात कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा सलूशन है कि जैसे बेटियां घर में एक रहमत होती हैं, मेरी भी माशाल्लाह एक बेटी है, मुझे इतना लगाव उससे है दुनिया में किसी सी चीज़ से नहीं, मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो इसी तरह हर वालिदैन अपनी बेटियों से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो तलबा,
एक आप ये सोल्यूशन ढूंढते हो कि अगर आप अपनी बहन से कहो कि वो आपके वालिद साहब को आपकी ये बात ट्रांसफ़र कर दें कि उनसे ये गलती सरजद हुई है, तो बाबा वो भाई को जो है कुछ ना कहें या उन्हें माफ़ कर दें। एक ये तरीका। अब तीसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तीसरा सोल्यूशन, आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, आप अपने किसी बड़े भाई के ज़रिए ये बात जो है वो वालिदैन तक पहुंचा सकते हैं, और वो बड़े भाई भी अक्सर बात को कवर कर लेते हैं और वो बात जो है उस लेवल की नुकसानदेह नहीं रह पाती जो मतलब कि होनी चाहिए थी। तो अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात ये है कि आप ढूंढेंगे जितने भी आपने सॉल्यूशन निकाले हैं, आप देखेंगे कि इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। पेपर वर्क कैसे करेंगे आप? देखें, जो सॉल्यूशन आपने ढूंढे हैं उनको एक तरफ के लिखें एडवांटेजेस, लाइन लगाएं, और दूसरी तरफ लिखें उसके डिसएडवांटेजेस। जिसके डिसएडवांटेजेस कम होंगे, एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, आप उस सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे। और अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये गौर से सुनिएगा कि देखें, मार्केट में प्रोग्रामर बहुत सारे बैठे हैं, और एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम स्टेटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका प्रॉफिट ले सके। उसे हम क्या कहते हैं? वो अच्छा प्रोग्रामर होता है। मार्केट में उसी का नाम जाना जाता है। देखें, इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल दूं। आपको कोई काम पड़ता है, आप प्ले स्टोर पे जाते हो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जिस काम की आपको नीड है, तो आप देखेंगे कि इसमें से यार जो सबसे कम साइज़ वाली हैं मैं उसे डाउनलोड करूं, मतलब कम से कम साइज़ में मेरा काम भी हो जाए और मेरे फ़ोन पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो ऐसे ही मैं ये बात समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जिसमें कम से कम डिसएडवांटेजेस हों और ज़्यादा उसके एडवांटेजेस हों, आपने उस सॉल्यूशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। और इसी को प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कहते हैं, इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और ये इसी तरह मैंने नॉर्मल लाइफ से इसलिए एग्जांपल ली क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर कहीं भी मार नहीं खाता, वो हर जगह पे सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो लेना आता है, और वो बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। तो आपको भी क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा अगर प्रोग्रामर बनना है तो। अच्छा, खैर आगे चलते हैं हम। हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 पे अभी हम मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर हमने 1.1 किया है, 1.1 किया है हमने। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्राम। व्हाट इज़ प्रोग्राम, या इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसे प्रोग्राम भी कहते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो तलबा, प्रोग्राम किसे कहा जाता है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने मेरी बात एक हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, बैचलर लेवल पे हो या मैं तो अपने इंटर के तलबा को भी ये हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि इन चीज़ों को एज़ इट इज़ जो बुक में लिखी हुई हैं आपने याद नहीं करना, आपने एज़ इट इज़ याद नहीं करना। देखें, कंप्यूटर साइंस क्रिएटिव आइडिया है, आप इनकी जो डेफिनेशंस हैं आप उससे ड्राइव करें। आप देखें उसकी वर्किंग कैसी है जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन को ड्राइव करने की कोशिश करें, तभी आप एक कामयाब मतलब कंप्यूटर के टेक्निकर बन सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो आज की लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट रिसर्च किस में होती हैं? कंप्यूटर साइंस में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हर माइंड एक अलग ही कंप्यूटर की बुक है, एक अलग ही आइडिया है, और हर माइंड जब मार्केट में आता है तो एक नया आइडिया लेके आता है। और नया आइडिया कैसे आएगा? जब आप अपना आइडिया जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और घबराना नहीं, अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो हम चलते हैं पहले अपना डेफिनेशन पे, प्रोग्राम किसे कहते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बातों से हम इसकी डेफिनेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उससे कहता हूँ फ़हद जाओ और ये वाली बुक्स लेके जो है वो मेरे पास पहुँच जाओ 10 बजे तक, मैंने जो है वो लेक्चर को डिलीवर करना है, आप तब तक ये बुक्स जो है वो लेके आ जाओ।
मैंने उस स्टूडेंट को कुछ हिदायत दी हैं और वो काम करके मुझे ला के देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह कंप्यूटर भी हमारे काम करता है। मैंने उस तलबा को जो हिदायत दी वो उसकी ज़ुबान में दी, इसी तरह कंप्यूटर से काम लेने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़ुबान में उसे हिदायत देना पड़ती हैं। जो हम उसे हिदायत देंगे वो काम करेगा। और अगर हम फर्दर इसकी बात को चलें तो कम से कम हिदायत दें, जाओ बुक्स लेके 10 बजे से पहले और मैंने लेक्चर डिलीवर करना है, इतनी सी बात है। या मैं फाद मेरी बात सुनो, इधर आओ, देखो मैं तुम्हें ये किताबें लिख के दे रहा हूँ, ये वाली किताबें जाओ लेके आओ और 10 बजे आ जाना, तुमने लाजमी मैंने लेक्चर डिलीवर कर। देखें स्टेटमेंट्स बढ़ रही हैं, आपने स्टेटमेंट्स नहीं बढ़ानी, एक छोटी सी जितनी बात है उतनी प्रोग्राम में टाइप करें और काम करवाएं। सो टॉपिक पे चलते हैं कि मैंने उसको बताया इतने बजे, मतलब वो बुक्स लेके आ जाना, तो अपना हिदायत पे उसने अमल किया। इसी तरह कंप्यूटर भी हमारी हिदायत पे अमल करता है। सो डेफिनेशन ड्राइव करते हैं कि वो हिदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक काम करवाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाता है। सिंपल 3 डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। और इंग्लिश में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत का मजमुआ गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उससे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने फर्दर और भी ड्राइव करनी है, जो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख के दिखा सकते हैं, मैं उसको वेरीफाइड कर दूँगा। सो हम अगली अपना उस पर चलते हैं। एल्गोरिदम किसे कहते हैं? एल्गोरिदम एल्गोरिदम किसे कहा जाता है? तलबा इतना आसान ये टॉपिक है। ये पहले चैप्टर में से वैसे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन मैं ये थ्रू आउट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। पेपर पैटर्न के मुताबिक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ बता दूँगा। सो एल्गोरिदम किसे कहते हैं? देखें, एल्गोरिदम जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो टीम मेंबर्स में से एक मेंबर होता है एल्गोरिदम राइटर। एल्गोरिदम राइटर क्या करता है, आसान इंग्लिश के वर्ड्स में और कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, वो एल्गोरिदम इंग्लिश में टाइप करता है। मतलब हम सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, पूरा प्रोसीजर जो है वो उसमें टाइप कर देता है, बता देता है कि हम एल्गोरिदम में क्या करने वाले हैं या प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। एल्गोरिदम हमें बताता है कि हमने प्रोग्राम को कैसे बनाना है। मतलब अब आसान अल्फाज में इसका एक लफ्ज़ में बताऊं तो लॉजिक फाइंडर इसे कहते हैं। हम पहले लॉजिक उसकी ढूंढेंगे कि एक प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करना है, और उस टेक्निक को हम कहते हैं एल्गोरिदम। इसको अगर आप डेफिनेशन में लिखना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप टू प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट अ प्रोग्राम। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम इतना काफ़ी है, लेकिन एक एग्जांपल के साथ मैं आप इसको समझा देता हूँ। आगे हम इसके एक एग्जांपल करने लगे हैं। आसान तरीन इसकी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको इसे करने में प्रॉब्लम ना हो। 2 नंबर लेने, जमा करना है, उनका डिस्प्ले कराना है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो 2 नंबर इनपुट करवाए और उनका सम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। तो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? देखें, सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इनपुट 2 नंबर्स, इनपुट A B। फिर इसको क्या करेंगे हम, सम इक्वल टू A प्लस B, और फिर क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सम, क्योंकि सम में स्टोर हो चुका है। और 5 पे जाके हम इसे एंड कर देंगे। हमेशा स्टार्ट और एंड लाजमी करते हैं। ये आसान अल्फाज देखें, स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर लेंगे, उनको सम करेंगे और फिर उनके सम को डिस्प्ले करवा देंगे और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसमें देखें लॉजिक डिफ़ाइन की जाती है और इसके बाद प्रोग्राम
बनाया जाता है। इसकी दो चीज़ें हैं, पहले हम इसकी लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक, तो ये लॉजिक ढूंढी थी कि हमने कैसे इनको जमा करना है, और उसके बाद जब ये हो जाए फिर हम उसका प्रोग्राम या कोडिंग डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम या कोडिंग, फिर उसकी कोडिंग जो है वो हम डिसाइड करते हैं। सो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इस एल्गोरिथम की भी, और अब हम आगे चलते हैं फ्लो चार्ट्स की तरफ। ये कुछ आपकी बुक्स में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उनको कोशिश करें करने की। अगर नहीं समझ आते तो मैं आपको दोबारा इसको कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके साथ। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एल्गोरिथम के, वो देख लेते हैं। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेजेस आता है एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहला आता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहला ये कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिड्यूस करता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली सिंप्लीफाइज द ओवरऑल टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू सिंपलर टास्क। कि देखें, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको मिला है, तो आप अचानक से उस बड़े प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत डिफ़िकल्टी का शिकार होंगे कि कैसे होगा ये। तो इसका आसान तरीन हल क्या है? उसका आसान तरीन हल ये है कि हम क्या करेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। और उसको रिड्यूस करने का मतलब यह है कि आप उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें और वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला। तो दूसरा इसका है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करते हैं कि प्रोग्राम जितना भी मुश्किल हो उसे फ्लेक्सिबल बना देता है। मतलब जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो चुका है तो गलती ढूंढने में भी हमें आसानी रहती है। फिर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तीसरा जो है इसकी ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इसे जो है वो समझना भी बहुत आसान है। ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड है, आप उसे अंडरस्टैंड भी ईजीली कर सकते हैं। तो मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, फ्लो चार्ट। सो गाइस, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसे कहा जाता है? देखें, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है फ्लो और एक है चार्ट। मतलब ये हमारे डाटा के फ्लो को बताएगा कि हमारा डाटा जो है वो कैसे फ्लो करेगा। अब हमारा डाटा कैसे फ्लो करेगा तलबा, अगर आपको मैं एक आसान एग्जांपल से ये समझा देता हूँ। आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एक एडमिशन ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप एक फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद वो आपको एडमिशन सक्सेसफुल करके एक क्लास में भेजेंगे। अब देखें सर्कल कैसे चल रहा है, एडमिशन, इंफॉर्मेशन ऑफिस, एडमिशन ऑफिस, फिर क्लासरूम। मतलब एक पूरा फ़्लो एक प्रोग्राम का वो हम इसमें डिक्लेयर करते हैं। ये फ़्लो चार्ट बेसिकली बनाया जाता है नॉन टेक्निकल पर्सनस के लिए। अब नॉन टेक्निकल पर्सनस कौन से होते हैं? मतलब जिनको कोडिंग की नहीं समझ और आपने उनको समझाना है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है, जैसे मैं किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैंने उनको समझाना कि उनके कॉलेज का सॉफ्टवेयर कैसा होगा। तो अगर मैं कोडिंग से या एल्गोरिथम से समझाऊंगा तो उन्हें कख नहीं समझ आना, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, उन्हें नहीं पता ये क्या चीज़ें होती हैं। उनके लिए हम यूज़ करते हैं फ़्लो चार्ट्स। फ़्लो चार्ट्स एक डायग्राम होती है जो बताती है कि एक प्रोग्राम जो है वो वर्क कैसे करेगा। ये कुछ सिंबल से इनको मतलब कि जाहिर किया जाता है और ड्राइव किया जाता है। वो सिंबल्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिंबल जो है वो इनपुट या आउटपुट, दोनों के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारा ये सिंबल है। इनपुट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इसे पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। अगले साइन पे हम चलते हैं।
जितने भी हमारे प्रोसेस होंगे, जहाँ भी प्रोसेसिंग होगी, जैसे हमने एल्गोरिदम किया था 2+2 प्रोसेसिंग है, या किसी की एंट्री लेके उसको कोई फार्मूला अप्लाई करवाना है तो वो भी प्रोसेसिंग है। जहाँ डाटे की प्रोसेसिंग की बात आएगी वहाँ पर हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन की बात आएगी, सिलेक्शन मतलब किसी कंडीशन के बुनियाद पर हमने या तो एक ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है या दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है, उसके लिए हम डायमंड शेप जो है वो यूज़ करते हैं। हम अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। गाइस, मैंने पहले स्टार्ट और एंड बताया था कि हर प्रोग्राम का एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। तो स्टार्ट और एंड बनाने के लिए आपको ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी। ये स्टार्ट और एंड के लिए है। अच्छा, एक और जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो है कनेक्टर, कि आपका जहाँ भी डाटा प्रोसेसिंग में चल रहा होगा वो एक लास्ट में आके हमें सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक ये किया हुआ है, हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी इसे करेंगे। और मैं एक आखिरी इसका सिंबल बता दूँ, फ्लो लाइंस, मतलब डाटा इस तरफ मूव कर रहा है, डाटा इस तरफ मूव कर रहा है, डाटा यूँ आ रहा है या डाटा यूँ जा रहा है। ये तमाम लाइंस जो हैं ये फ़्लो ऑफ डाटे को बताते हैं कि हमारा डाटा जो है वो फ़्लो कैसे कर रहा है। सो हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको इनकी मज़ीद समझ आ जाए। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, फ़्लो ऑफ डायग्राम फॉर ड्राइंग फ़्लो चार्ट। सो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपकी बुक में है उसे रीड कर देता हूँ एक दफ़ा। पहले, ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन लॉजिकल ऑर्डर ड्राइंग आ फ्लो चार्ट, कि आपने तमाम जो भी चीज़ें बनानी हैं उसको पहले लिस्ट में एक तैयार कर लें। दूसरा, फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, आपने उसे नीट एंड क्लीन एक चार्ट के ऊपर ही बनाना है, बड़े पेज के ऊपर बनाना है। दूसरा, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसका जो डाटे की डायरेक्शन रखनी है वो टॉप टू बॉटम, मतलब स्टार्ट टू एंड जाना है। आपने कोई भी दरमियान वाला प्रोसेस पहले नहीं ले आना, पहले वाला दरमियान में नहीं लेके आना। ओनली वन लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस, और एक प्रोसेस से एक ही लाइन निकले, फर्दर ज़्यादा लाइन जो हैं वो एक प्रोसेस में से वो नहीं निकल सकती। Only one flow line must enter in a decision symbol, but two flow lines, one for each possible answer, and come out of the decision symbol. एक decision symbol में से काफ़ी lines भी out हो सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Only one flow line is used in the terminal symbol, और जो terminal symbol होंगे उनमें सिर्फ एक flow line जा सकेगी। The start and end must be logical, और आपने हमेशा start और end जो है इसमें लाजमी लगाना है। तो फर्दर ये इतनी मुश्किल बातें नहीं थी, आपको समझ आ गई होंगी। अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं, इसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं, कि हमने एक फ़्लो चार्ट बनाना है जिसमें वही जैसे हमने एल्गोरिदम जिसका बनाया था कि स्टार्ट करें, एंड करें और 2 नंबर को जमा करवाएं। सो हमेशा स्टार्ट किस नंबर से होता है, ये मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट के बाद फ्लो लाइन, मतलब डाटा हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास जितने भी इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल यूज़ होते हैं वो ये हैं, क्योंकि हमने इनपुट लेना है ए बी, और फिर उसके बाद हमने जाना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितनी भी प्रोसेसिंग है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाना है। इनपुट के लिए, डिस्प्ले के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, डिस्प्ले सम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड। सो गाइस, ये एक आम सादा सा प्रोग्राम है, फ्लो चार्ट है। इसके साथ कुछ और भी आपकी बुक में गिवन हैं, उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। आगे कुछ टॉपिक्स पे चलते हैं, अगर कोई रह गया तो आई थिंक सो ख़त्म हो गया। ये डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ये इस चैप्टर में से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। दोनों चीज़ें मैंने समझा दी हैं, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक हमारे पास टॉपिक आया है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस।
डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस एक वो तरीक़ेकार है, वो साइकिल है जिसके ज़रिए हम एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है डिफ़ाइन एंड एनालाइज प्रॉब्लम। पहला टॉपिक है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम। आपने देखें कोई आपके पास एक काम आया है, आपने उसे परफॉर्म करना है, उसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप ये डिफ़ाइन करेंगे कि वो प्रॉब्लम है क्या। आप ढूंढेंगे उस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है क्या जिसे हमने सॉल्व करना है। वो आपका कोर प्रॉब्लम होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। उसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन द एल्गोरिदम। क्योंकि आपने ढूंढ लिया है प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल इंग्लिश वर्ड में हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। और अगला हमारा जो काम है वो आपका तो कोडिंग लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर फ़्लो चार्ट भी लिखेंगे, फ़्लो चार्ट, और उसके बाद कोडिंग, और उसके बाद टेस्टिंग। आप उसे टेस्ट भी करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। ये उसके बाद आप एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन 7वें नंबर पे। ये एक मैनुअल होता है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के, आपने एक प्रोग्राम को यूज़ कैसे करना है। एक बुकलेट होती है जिसमें ये बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। तो गाइस, इसके साथ ही हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब मैंने प्रोग्राम की डेफिनेशन बता रहा था तभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम जब किसी को हिदायत देते हैं तो अपनी मदर लैंग्वेज में देते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को जब हिदायत देते हैं तो उसकी ज़बान में देते हैं। तो जो कंप्यूटर की ज़बान है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। ये दो तरह की होती है, एक है हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरी है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, इसका एक शॉर्ट सा मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, नियर टू ह्यूमंस। ऐसी ज़बान जिसे इंसान के लिए समझना आसान हो, कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल है जैसे प्रिंट। मुझे पता है प्रिंट का मतलब क्या होगा, कि मतलब सम डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिंट होना है, लेकिन कंप्यूटर को प्रिंट का मतलब नहीं पता। वो पहले इसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तब उसे समझेगा कि प्रिंट क्या होता है। और लो लेवल लैंग्वेज नियर टू मशीन्स या कंप्यूटर, नियर टू मशीन्स और कंप्यूटर और मशीन्स बेसिकली दोनों एक ही चीज़ हैं। अब जैसे कि ये लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर्स या मशीन्स के लिए समझना आसान होता है और ह्यूमंस के लिए समझना उसे बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, अभी हम इसको एक चीज़ जो है वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5। आपको पता है 5 का मतलब क्या है, जो भी देखेगा उसे कहेगा हाँ जी ये 5 है, एक फिगर है, एक नंबर है। लेकिन कंप्यूटर इस 5 को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर इसे क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसे इसे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 ज़ार 4, रिमेनिंग क्या बचा 1, 2 1 ज़ार 1, रिमेनिंग क्या बचा 0। यहाँ से आपने यूँ काउंट करना है और यहाँ से आपने यूँ काउंट करना, मतलब 1 0 1 जो है ये इसका बाइनरी में कोड है। खैर कोडिंग कन्वर्जन हम इसके एक चैप्टर आगे आएगा, उसमें मैं आपको पूरी कन्वर्जन जो है वो समझाऊंगा भी सही।
और उसमें से क्वेश्चन भी लाजमी आता है। जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे मैं हाईलाइट करूंगा उस चीज़ को। खैर 5 को कंप्यूटर 101 में कन्वर्ट करके और फिर उसे अंडरस्टैंड करेगा कि व्हाट इज़ दिस, मतलब कंप्यूटर के लिए 5101 है, 7111 है। एक इसी तरह आप कन्वर्ट करके फ़िलहाल जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इस चैप्टर के हम अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन से हैं जी। लो लेवल लैंग्वेज की फ़र्दर 2 टाइप्स हैं। लो लेवल लैंग्वेज की फ़र्दर 2 टाइप्स हैं। लो लेवल लैंग्वेज और इसकी फ़र्दर 2 टाइप्स हैं। पहली है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? प्योरली बाइनरी लैंग्वेज। जैसे मैंने यहाँ पर 01015 का कोड लिखा था, ये प्योरली बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। और ऐसी लैंग्वेज में कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें इसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी रह गई असेंबली लैंग्वेज, ये एक स्टेप इससे अगला स्टेप है, मतलब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश की तरह के मौजूद हैं और ये इससे एक स्टेप इसे हायर कहा जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसकी कुछ और चीज़ें। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में C++ जो आप यूज़ करते हैं, फोर्ट्रॉन, ये आपकी बुक में गिवन है, ये आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे इस चैप्टर का एक आखिरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेज किसे कहते हैं और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज किसे कहते हैं? देखें, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज के इससे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब प्रोग्राम ने एक काम करना कैसे है और कैसे करना है ये आपने स्टेटमेंट्स में बताना है। ऐसी लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब एक कोडिंग है 2 जमा 2, तो मतलब अभी हमने किया A जमा B और फिर सम डिस्प्ले करना, मतलब मैं बताऊंगा कि A को B में जमा करके फिर सम में आना और सम में डिस्प्ले होना, मतलब काम ने करना कैसे है और होना कैसे है, ये तमाम का मैं खुद मतलब स्टेटमेंट्स में बताऊंगा कंप्यूटर को। और जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं इसके बारे में लिखा हुआ है लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू, सिर्फ ये कहना है कि उसने करना क्या है, वो खुद ही कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करवाएगा। ये लैंग्वेज जो है इसमें यूज़ होती है नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है। आपकी डेली वर्किंग पे आपकी कुछ मेमोरीज जो है वो कंप्यूटर सेव करता आता है और उसके बाद वो उसको डिस्प्ले करके दिखा देता है। और इस चैप्टर में कुछ और है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल है। आसान सी बातें, अब 2-4 बातें रह गई हैं इस चैप्टर की। व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं? देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया है आपको कुछ लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का, तो एक ऐसी लैंग्वेज जब हम उसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रोग्राम को टाइप करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है सोर्स कोड। मतलब अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज is called source code। एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में मौजूद होता है उसे हम कहते हैं उसका सोर्स कोड।
जैसे अभी हम आगे कुछ प्रोग्राम करेंगे, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में स्टेटमेंट टाइप करता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और जब एक सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने बनाया और वो डिलीवर करे तो कभी भी सोर्स कोड किसी को नहीं देता, वो ऑब्जेक्ट कोड देता है। और ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना ये। अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज, या मैं इसे कहता हूँ अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, या एक मैं इसकी मज़ीद डेफिनेशन बताता हूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम चल पड़ेगा। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब रन कर सकते हैं आप इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। और जो सोर्स कोड है वो आप जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्रामर की लिखी होती हैं वो उसे सोर्स कोड कहते हैं। मतलब प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज या एग्जीक्यूटेबल फाइल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अगला एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात डिस्कस की कि कभी भी एक प्रोग्राम डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। और वो सोर्स कोड जो अभी हमने पढ़ा है, अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना नामुमकिन सी बात होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक कुछ ट्रांसलेटर यूज़ करता है जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो इसकी डेफिनेशन है, अ प्रोग्राम दैट converts high level language into low level language is called लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। इसकी आगे कुछ टाइप्स भी हैं, ये समझ आ गया कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल को लो लेवल में ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। हम इसकी टाइप्स पे चलते हैं। पहला है कंपाइलर। ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है, इसे जितना भी बड़ा कोड देंगे ये एट अ टाइम जो है वो उसे कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में, एट अ टाइम। मतलब कि ये पूरा प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम हम इसे देंगे, सोर्स प्रोग्राम, ये कंपाइलर यूज़ करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में विद नो टाइम। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ये बहुत फास्ट है। ज़हन में रखिएगा। अब ये आपसे एक टेक्निकल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ये था कंपाइलर और इसकी दूसरी एक टाइप है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसे कहते हैं? ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स में से एक टाइप है जो क्या करती है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है। दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम कर दें इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये एक एक लाइन को चेक करके ये कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में।
कंपाइलर एज ए होल ट्रांसलेट कर देता है, मतलब पूरा प्रोग्राम जितना भी उसे मिला वो ट्रांसलेट कर देगा उसे लो लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन चेक करके और फिर कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर पे कम टाइम लगता है, इंटरप्रेटर पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है तो आप कंपाइलर यूज़ करेंगे या इंटरप्रेटर यूज़ करेंगे? जवाब अपने जहनों में सोच लीजिए, मैं इसका आंसर बता दूँगा। अभी सोच लिया तो अब मेरे आंसर के साथ कंपेयर कीजिएगा। देखें, कंप्यूटर में जब भी आप कोई आंसर ढूंढें तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। देखें, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सॉफ्टवेयर कल डिलीवर करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंपाइलर यूज़ करूँगा। कंपाइलर मुझे एज ए होल प्रोग्राम स्पीडीली कन्वर्ट करके दे देगा और जो भी एरर्स होंगे उसमें से वो ढूंढ निकालेगा और मैं उन एरर्स को रिमूव करके जो है वो प्रोग्राम डिलीवर कर सकता हूँ। इंटरप्रेटर जो है वो मेरे कल सॉफ्टवेयर मैंने डिलीवर करना है, तो इंटरप्रेटर यूज़ अगर मैंने कर लिया तो ये तो 7 दिन 8 दिन तो लगा देगा, तो फिर मैं इसका कैसे, मतलब मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एफिशिएंसी अगर हमने देखनी है तो इंटरप्रेटर की ज़्यादा है, इसमें 0% एरर चांसेस होते हैं। एफिशिएंसी इंटरप्रेटर की ज़्यादा है, उसमें 0% एरर के चांसेस होते हैं। और हमारे पास जो कंपाइलर है उसकी एफिशिएंसी कम है, क्योंकि उसमें अक्सर एरर्स जो हैं वो रह जाते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं। और तीसरा इसका आता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और एक इसकी थर्ड टाइप भी है। थर्ड टाइप हम इसको जो यूज़ करते हैं बेसिकली वो इन दोनों का मजमुआ है, हम उसे हाइब्रिड भी कह सकते हैं। वो क्या करता है, वो इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकता है, वो कंपाइलर भी यूज़ कर सकता है। खैर वो टॉपिक आगे पीछे हो गए हैं मुझसे, हम अभी उसे निकाल लेते हैं। सो गाइस, आपको उम्मीद है तमाम टॉपिक्स की समझ आ रही होगी। ये हमारे इस टॉपिक का जो है वो लास्ट कोई क्वेश्चन था। इससे आगे कुछ चीज़ें हैं तो सही, लेकिन हम उन्हें जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम्स के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और वैसे भी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये असेंबलर क्या करता है, इन दोनों के काम का कम मजमूआ है। हम इसमें अपनी मर्ज़ी से वो भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों तरह के काम परफॉर्म करवाते हैं। असेंबलर के बाद है आपके पास एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अब आप बेहतर तरीके से इसे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइलर। तो इसका आंसर यहाँ पर जो मैं रीड कर देता हूँ बस। सोर्स प्रोग्राम इज़ रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कभी भी इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। द कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। सो नोट इतना जितना आपने समझ लिया उसको आप कर सकते हैं। और हमारा जो है ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। हमारा पहला चैप्टर में से हमने इतना ही कुछ ही करना था। हमारा पहला चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका है। और इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे इसका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक्स की समझ भी आई होगी और आपने एक काम करना कैसे है उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आपने कंप्यूटर को याद नहीं करना, बेसिकली स्किल्स और महारत के लिहाज से अपने माइंड में एक प्लान बना के इसे चलना है। इतना मुश्किल काम नहीं है। और जब आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करने के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी बुक वाली वर्डिंग इतनी यूज़ ना करें। जितना हो सके अपनी वर्डिंग में उस क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन करना है। मैं एक एक टॉपिक यहाँ पे समझा रहा हूँ और आप जब जितना अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे उतना ही नंबर आपके ज़्यादा आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपके पेपर बोर्ड में चेक नहीं हो रहे, आपके पेपर चेक होने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा जो है वो जो चेकिंग होती है, जैसे मैं भी पेपर चेक करता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि किस बच्चे ने एक्स्ट्रा लिखा है और अलग लिखा है सबसे, उसको मैं एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ। वरना बाकी जो बुक राइटिंग वाले तलबा होते हैं वो तो एवरेज में मार्क्स उनके चल रहे होते हैं हमारे पास। सो हम दूसरे चैप्टर की तरफ अभी चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा चैप्टर हमारे पास है
जी तलबा, अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसी प्रोग्रामिंग में हम चलने लगे हैं चैप्टर 2 इंट्रो टू C++ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इसकी हिस्ट्री। इसका जो पहला वर्जन था वो C था और ये C का एक एडवांस वर्जन आया था C++। ये आपकी बुक के मेन 2.1 टॉपिक में इसकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई है और इसे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे आपने रीड कर लेना है, जस्ट एक कहानी सी लिखी हुई है। तो मैं ये बता देता हूँ कि जो C लैंग्वेज आई थी वो 1970 में आई थी और इसे ANSI ने प्रेजेंट किया था, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिकन की इंडस्ट्री है उसने, और बेल लैब्स में इसके हार्डवेयर जो है वो डिफ़ाइन किए थे। अब इसके चलते हम फीचर्स की तरफ, हम इसको फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर का क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, आप जहन में रखें, फीचर्स ऑफ C++ का क्वेश्चन एक दफ़ा आ चुका है। फीचर्स ऑफ C++, तो पहला इसका फीचर है वो लिखा हुआ है कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट लैंग्वेज। सो C++ कन्वीनियंट लैंग्वेज है। ये कुछ प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ इन ईजियर वे, काफ़ी फैसिलिटीज़ को आसानी से रिप्रेजेंट करती है। इसके अगर एग्जांपल लूँ तो पहले जो हम प्रिंट का भी एक कोड होता था वो हमें उसको पहले डिफ़ाइन करना पड़ता था, लाइब्रेरी फाइल्स में से 2-3 पेजेस का वही होता था। लेकिन C++ एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है, इसने प्रोग्राम्स को समराइज़ कर दिया, छोटे छोटे कोड में बड़े से बड़े काम इसके सॉल्व होने लगे। दूसरा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि ये अपर केस और लोअर केस में सेंस करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। अगर अपर केस में लिख रहे हैं तो उसका कोई और मतलब भी हो सकता है, लोअर केस में लिख रहे हैं तो उसका कोई और मतलब भी हो सकता है। तीसरा है, चौथा है, तीसरा दूसरा एक रह गया था हमारे पास, उसको हम तीसरा बना लेते हैं, वो है वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज, इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड है, पूरी दुनिया में वो यूज़ होता है और आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चौथा है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है? लेकिन जो पहले प्रोग्राम बनाए जाते थे 1970 से पहले, तो वो थे जिस कंप्यूटर पे आप बनाएंगे उसी कंप्यूटर पे ही वो प्रोग्राम चलता था, किसी और कंप्यूटर पे वो रन नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही 1970s में C लैंग्वेज आई और उसने मशीन्स को इंडिपेंडेंट बना दिया, मतलब आप एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम जो है वो बनाएं और कहीं भी उसे चलाएंगे तो वो इजीली उसमें चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। सो अगला जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पांचवा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर इसका कहा जाता है। मतलब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक कैलकुलेटर सिंपल आपने बनाना है तो इसे एक आगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी एक टॉपिक है, उसको मैं साथ ही लिख देता हूँ 6 मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। उसका भी यही मतलब है तकरीबन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, जैसे प्लस का कोड अलग बना देता हूँ मैं, माइनस का अलग बना देता हूँ, डिवाइड का अलग बना देता हूँ और मल्टीप्लाई का अलग बना देता हूँ। फिर आखिर में जाके इन सबको कंबाइन करके एक कैलकुलेटर तैयार होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरे पास प्लस वाले प्रोग्राम में कोई एरर है तो मुझे थ्रू आउट पूरा प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्लस वाले कोड में जाऊंगा और उसे करेक्ट जो है वो कर लूँगा। माइनस वाले में प्रॉब्लम है तो माइनस वाले में जाके कर लूँगा। मतलब ये काम बहुत आसान हो जाता है और प्रोग्राम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से। फिर अगला हमारे पास आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं?
देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने प्रिंट एफ का कोड बनाना है या सी आउट का कोड बनाना है, मतलब कुछ प्रिंट करने के लिए आपने उसका कोड लिखना है, तो इसके लिए आपको अब तो एक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है सी आउट, जिसे आप प्रिंट करवा देते हो। लेकिन जो पहले की प्रोग्रामिंग होती थी उसमें आपको पूरा डिफ़ाइन करना पड़ता था कि ये जो सी आउट हमने यूज़ किया है इसका पर्पज़ क्या है, ये कैसे काम करता है। 2-3 पेजेस की जो है वो प्रोग्रामिंग सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करवाने की होती थी। तो ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं ये ऐसे ही है। मैं इसको मज़ीद आसानी तरीके से आपको यूँ समझाता हूँ कि आप मैथ करने के लिए एक अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो उस जैसे डेरिवेटिव्स आपने करने हैं, तो डेरिवेटिव से रिलेटेड जो आपके पास की बुक्स वहाँ लाइब्रेरी में मौजूद होंगी, आप उनको निकाल के अपने पास रख लेंगे और जो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप वहाँ से जो उसे देख के सॉल्व करते रहेंगे या उसमें हेल्प लेंगे। तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं ये भी C++ की कुछ बनी बनाई फाइल्स हैं। बनी बनाई फाइल्स हैं। जब हम प्रोग्राम जिस तरह का प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं तो हमें पहले वो फाइल्स जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ती हैं, तब हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई मैथमेटिकल काम करने हैं तो एक फ़ाइल है math.h, मैं उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करवाऊंगा और फिर उस अगला कोड लिखूंगा। इससे मैं 4-5 कोड के जो पेजेस हैं उनसे बच जाऊंगा, मेरे प्रोग्राम की लेंथ जो है वो इतनी बड़ी नहीं होगी। खैर इसको हम आगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोग्राम का उसमें भी मैं इसको समझा दूंगा। अगला है हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल। अगला है हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल कि C++ लैंग्वेज का हार्डवेयर पे पूरा कंट्रोल है। मतलब जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे ये तमाम के तमाम जो हैं वो C++ लैंग्वेज पे ऑपरेट हो सकते हैं और बड़े इजीली हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। तमाम कंपोनेंट जैसे स्पीकर हो गया उसका ड्राइवर बनाना इसमें आसान है, और इसी तरह हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर करवाना C++ लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होता है उसमें। तो इसी तरह जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उन सब को जो है वो कंट्रोल करता है, वो हमारे पास ये हार्डवेयर कंट्रोल का ऑप्शन कंट्रोल करता है। आगे हमारे पास इसकी ब्रेविटी, यहीं पर अभी लिख लेता हूँ ब्रेविटी, कि ये लैंग्वेज बहुत ब्रेव है, इसे बहादुर लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये कम से कम स्टेटमेंट में बड़े से बड़े काम करवाती है। कम से कम प्रोग्राम कम से कम लेंथ में बनता है, साइज़ उसका कम रह जाता है, लेकिन ऐसे काम करता है जो बाकी लैंग्वेजेस पर अगर हम करें तो वहाँ हमें बड़े से बड़े कोड लिखना पड़ते हैं उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए। इसलिए इसे ब्रेव लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये कम से कम स्टेटमेंट में प्रोग्राम को सॉल्व, बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करवा देती है। फिर हमारे पास इसकी जो स्पीड, इसका जो अगला टॉपिक है 10th वह स्पीड। तब तक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्पीड C++ की है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ही कम होती हैं, इसने उन्हें कन्वर्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए कोई भी काम परफॉर्म करवाने में ये सेकंड में या नैनो सेकंड में उसको परफॉर्म करवा देता है। इसीलिए इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, कम से कम स्टेटमेंट होती हैं उसे कन्वर्ट करना इसके लिए आसान रहता है। दूसरा है पॉपुलर लैंग्वेज, 11वां हमारे पास पॉपुलर लैंग्वेजेस। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबसे तकरीबन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज तब तक यही थी। अब तो और भी काफ़ी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, जावा है, C# है, इसका एडवांस वर्जन भी आ चुका है। तो तब तक ये पॉपुलर लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा। और इसके बाद है C कंपैटिबिलिटी की, इसका एक पुराना वर्जन था C लैंग्वेज, और जब C++ आया तो उसने इसके प्रीवियस वर्जन C वाले तमाम फीचर्स को अपने अंदर रखा, और अब तो इसका भी एडवांस वर्जन आ चुका है C#, जिस पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन होती हैं। सो हमारा फीचर्स ऑफ C++ वाला टॉपिक जो है वो एंड हुआ यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, आप इसे जहन में रखें। आप ये 11 पॉइंट तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, चैप्टर 2 ही है हमारे पास।
इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम अब डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। पहली चीज़ जो इसके स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? प्री का मतलब क्या होता है? पहले प्रोसेसर, प्रोसेस करना, डायरेक्टिव्स फाइल्स, मतलब जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करने से पहले की जो फाइल्स हैं उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब एक्चुअल, जैसे मैंने कोई घर बनाना है, मैं पहले उसके मिस्त्री वगैरह रखूँगा, तमाम सामान समेटूँगा, तो अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इसी तरह प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, जैसे अभी math.h की एक फ़ाइल इंक्लूड करवानी है, मुझे अगर मैथ का कोई काम करना है तो उस math.h को प्री प्रोसेसर फाइल्स में रखा जाता है। हम प्रोग्राम में इसे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। खैर, आपकी बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है उसे भी मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत रीड करूँगा, बाकी आप देख लेंगे। प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। जो हमारा असल प्रोग्राम होता है उसे स्टार्ट करने से पहले जो हम फाइल्स उसमें देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव भी उसे कहा जाता है, मतलब कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वहाँ से मिलती हैं, इसलिए कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं। द प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री-प्रोसेसर। और जो प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो प्रोसेस होती हैं, मतलब फाइल्स इंक्लूड होती हैं हमारे प्रोग्राम में, वो प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव भी हम उसे कह देते हैं। इट इज पार्ट ऑफ C++ प्रोग्राम। फर्दर आप देख लेंगे। अच्छा, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल। ये हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होगा और इससे आगे हम एक कीवर्ड लिखते हैं इंक्लूड। और इस फाइल में जो मैं लिखूँगा, जैसे math.h, ये एक फ़ाइल मैंने इंक्लूड करवाई है। ये प्री प्रोसेसर है, हैश, और ये उसकी डायरेक्टिव है। और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंक्लूड प्री प्रोसेसर। ये वाला जो अभी मैंने यूज़ किया है वो उसे हम कहते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर। तो ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल। ये एक हेडर फाइल को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसने एक और यूज़ की हुई है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम बेसिकली यूज़ करते हैं हम इनपुट। आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, स्ट्रीम मतलब जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसकी समझ आ गई होगी गाइस। अगर समझ नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है वो दे दूंगा आपको। हेडर फाइल्स किसे कहते हैं? हेडर फाइल्स वो तमाम फाइल्स हैं जो आपके, जैसे मैंने अभी लाइब्रेरी के एग्जांपल दी, जितनी भी फाइल्स वहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद हैं, इसी तरह C++ की कंपाइलर में जितनी भी लाइब्रेरीज़ में फाइल्स मौजूद हैं उनको हेडर फाइल्स कहा जाता है। यहाँ भी देख लेते हैं। हेडर फाइल्स कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ये परफॉर्म करवाती हैं। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो .h है। और इसका सिंटैक्स जो है वो लिखने का तरीका क्या है? सिंटैक्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। पहले आप लिखेंगे हैश साइन, फिर आप शामिल करेंगे इंक्लूड कीवर्ड, और इस ब्रैकेट में उस फाइल का नाम लिखेंगे। या इसका एक और तरीका भी है, हैश इंक्लूड। आप इन दो करली ब्रेसेस में या इन दो कोट्स में भी आप जो लिखेंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो है वो ये ब्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद बेस्ट ब्रेसेस को इस्तेमाल करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मेन फंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज मेन फंक्शन? मेन फंक्शन की मैं एग्जांपल देता हूँ एक। देखें, ये किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। ये ऐसे ही स्टार्ट है जैसे कि मैं कहता हूँ, ये एरिया भी डिफाइन करता है कंप्यूटर का, अपना उसका प्रोग्राम का। हमारे आप एक घर में रहते हैं,
घर की चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर जो अफराद रहते हैं वो घर का हिस्सा होते हैं। उस चार दीवारी के साथ भी अगर कोई खड़ा है तो वो उस घर का हिस्सा नहीं होता। और घर में आने के लिए हमारे पास एक मेन डोर होता है, उसके ज़रिए हम घर में दाखिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ हम घर में दाखिल नहीं हो सकते। तो मेन फंक्शन की भी ऐसे एग्जांपल है। मेन फंक्शन बेसिकली इसको ऐसे डिफाइन, ये ऊपर कीवर्ड लिख के और ये ब्रेसेस दी जाती हैं, इनके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इसके अंदर ही लिखेंगे, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट है, जैसे आपका घर का मेन गेट आपका स्टार्ट है, और ये आपकी दीवारें और ये ब्रेसेज हैं वो कंप्यूटर की प्रोग्राम की दीवारें हैं। इनके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इनसे बाहर आप कुछ भी लिख दें वो प्रोग्राम उनको डिटेक्ट ही नहीं करेगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। और मेन फंक्शन की अब आपको समझ आ गई होगी, किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट और किसी भी कंप्यूटर की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करता है। आपकी थ्योरी में यहाँ पे बुक में जो है वो पढ़ लेता हूँ। द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम। व्हेन द प्रोग्राम इज रन द कंट्रोल एंटर द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी होता है। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट नॉट एग्जीक्यूट। अगर किसी प्रोग्राम का मेन फंक्शन नहीं है तो वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब एरर्स जो हैं वो तो ढूंढ लेंगे उसमें से, लेकिन वो कभी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल में नहीं शामिल होगा, वो आपके प्रोग्राम में बेसिकली वो शामिल ही नहीं है। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। और इस बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में इन दो ब्रेसेस के दरमियान जो हिस्सा होता है इसे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, और इनमें आप जो लिखेंगे वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अगला टॉपिक हम देखते हैं, C++ स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता हूँ हमारे किसी भी प्रोग्राम का। मेन, और मैं यहाँ पर क्या करूँ, Cout पाकिस्तान, यहाँ हम इंक्लूड करवा देते हैं #include IO string। ये बेसिकली प्रोग्राम है। ये हमारे पास हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये हमारे पास हो गया मेन फंक्शन। ये हमारे पास हो गया बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये जो भी दो कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होगा। और हर एक लाइन को हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। हर एक लाइन, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहलाती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की रेफरेंस क्या लिखी हुई है, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं। और फर्दर मोर आप देख सकते हैं इसमें मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है। यूजिंग Cout वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टोकन वाला हिस्सा आपने नहीं करना। वाइट स्पेसेस आर यूज टू इन प्रोग्राम टू इंक्रीज रीडेबिलिटी। वाइट स्पेसेस जो मतलब हम स्पेसेस वगैरह देते हैं, मैं अगर स्पेसेस देता हूँ तो इसमें हम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब उनको पढ़ना आसान हो जाता है। आगे जो टर्बो C++ है इसको छोड़ें, इंस्टॉलेशन को छोड़ें, ये मैं आपको उस पर करवा दूँगा। इनिशियलाइजेशन टर्बो C++। जी तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आज हम चैप्टर नंबर 3 को हमारे डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक है आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज़ आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। देखें, आइडेंटिफायर जिस तरह हमें पहचानने के लिए हमारे नाम रखे जाते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के
कंपाइलर में मतलब उसको समझने के लिए उनके भी कुछ नाम रखे जाते हैं, उन नामों को हम उसका आइडेंटिफायर कहते हैं। आपकी थ्योरी में यहाँ से रीड करता हूँ। आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड टाइप्स फंक्शन। मतलब जितने भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ होंगे, नेम उनको दिया जाएगा। और आइडेंटिफायर इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसको देखते ही हमें उसका मतलब फ़ौरन समझ आना चाहिए, और जितना हो सके शॉर्ट उतना उसका नाम हमें रखना पड़ता है। अच्छा, तो इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। आइडेंटिफायर का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 31 है, मैक्स साइज़ 31 से ज़्यादा अगर करैक्टर का हम नाम देंगे तो कंपाइलर जो है वो उसको निगलेक्ट करेगा, मतलब 31 करैक्टर तक तो डिस्प्ले करवाएगा नेम को, उससे आगे वाले करैक्टर जो हैं उनको निगलेक्ट कर देगा, इग्नोर करेगा। अच्छा, और इसमें कुछ 3 इसके हैं कि रूल्स हैं इसको डिक्लेयर करने के, नाम देने के। वो हम नाम देने के 3 रूल्स देखते हैं। पहला है कि जो अपना आइडेंटिफायर है हमारा वो हमेशा जो है वो मस्ट बी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। ये अंडरस्कोर का सिंबल है, या वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। मस्ट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, करैक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट, करैक्टर या कोई डिजिट। इनके अलावा आप कोई भी और नेम इसको नहीं दे सकते, इस यूज़ नहीं कर सकते इस नेम के अंदर। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर नेम। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है कि रिजर्व वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं हो सकते आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर। रिजर्व वर्ड कौन से हैं? ऐसे वर्ड जिनका पहले से ही कोई ना कोई मतलब डिफ़ाइन शुदा है, हम उनको अब अपने आइडेंटिफायर के तौर पे उनको वो वाला नाम दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। फिर है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। 2 तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, पहला है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड वो वाले होते हैं जो सिस्टम प्रोवाइडेड बाय सिस्टम, जो सिस्टम में पहले से मौजूद होते हैं, प्रोवाइडेड बाय सिस्टम। जैसे हम पिछली चीज़ें पढ़ रहे हैं, मेन फंक्शन हमने पढ़ा था, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। या हमने सी आउट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, आगे हम फर्दर उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, एक आइडेंटिफायर कहलाता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाता है। दूसरा जो है वो हमारे पास वो है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, ये वो वेरिएबल्स हैं जो यूज़र जो है ख़ुद उनको नेम देता है, ख़ुद उनको डेवलप करता है, ख़ुद उनको बनाता है। जैसे हम मार्क्स के लिए मार्क्स का एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये हम देते हैं एक वेरिएबल को नाम। अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, वो है कीवर्ड। कीवर्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड बेसिकली प्री डिफाइन कुछ वर्ड्स हैं जिनका पहले से कोई मतलब डिफाइन हो चुका है, उनको हम अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनकी टोटल तादाद जो है वो तकरीबन कोई 63 के करीब बनती है। और यहाँ पे मैं कुछ थ्योरी इनकी बता देता हूँ। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर। वो डेवलपर जो है वो खुद से उसका जो मतलब है वो डिफ़ाइन करता है। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइन, इसको चेंज या रीडिफाइन दोबारा से नहीं किया जा सकता।
कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर सेम पर्पस, वो एक ही काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर व्हाट इट इज़ डिफाइंड, जिस चीज़ के लिए वो डिफाइन किया गया है। कीवर्ड आल्सो नॉन एज रिजर्व वर्ड, इनको रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, जो लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा बुक से। फिर हम एक मेन चीज़ के ऊपर चलते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स किसे कहते हैं? देखिए, डाटा हमारे पास, डाटा टाइप्स पे अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो फंस जाते हैं। कैसे करना है इसको, मैं इसको आसान तरीन मेथड से जितना हो सकेगा आपको इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, डाटा कितनी तरह का होता है, या तो वो नंबर्स हो सकते हैं, या वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं, होल नंबर या फ्रैक्शनल्स। होल नंबर के लिए जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो सबसे छोटी जो है वो इंट है, उससे जो बड़ी है वो लॉन्ग, और उसके बाद मतलब यहाँ डबल और ये लॉन्ग आपकी बुक में भी गिवन है। और फ्रैक्शनल के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट, और करैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं CHAR, और अगर कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर के लिए हमने लेना तो CHAR, और साथ में इस ब्रैकेट में हम उसकी लेंथ दे देते हैं। ये डाटा टाइप्स हैं कुछ, मतलब नंबर्स के लिए हम कंप्यूटर में जब प्रोग्राम एक बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं होल, इंटीजर, डबल और लॉन्ग। मतलब ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जिन्हें हमें कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मज़ीद फर्दर भी मैं आपको इसके प्रोग्राम में भी समझा दूंगा। द डाटा टाइप डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है वो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को मैनिपुलेट करता है। द डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज नोन एज इनपुट ऑफ डाटा, और जो कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और दैट इज़ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एग्जीक्यूट होते हैं। आउटपुट इज़ रिटर्न, और इसके बाद आउटपुट एक रिटर्न हो जाती है। द डाटा एंड इट्स टाइप आर डिफाइंड बिफोर साइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप लोग यहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेंगे। नीचे एक कॉलम बना हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि इंट जो है वो नंबरिक वैल्यू स्टोर करता है, फ्लोट जो है वो रियल वैल्यू स्टोर करता है, डबल जो है वो ला रियल वैल्यू स्टोर करता है, और करैक्टर जो है वो करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इसके नीचे एक टेबल बना हुआ है, टेबल ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट जो है वो कितनी डाटा साइज़ लेता है और उसका साइज़ की रेंज कितनी है। इंट 2 बाइट्स जो है वो लेता है, और ये टेबल पेपर में आ भी जाता है, याद रखिए। 2 बाइट्स लेता है और रेंज है इसकी -32,768 से 32,767 तक। मैं इसको ज़रा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक डेफिनेशन जो है वो आपने सीखनी है। इंट 2 बाइट्स लेते हैं, और इसका जो साइज़ है वो -32,768 से 32,767 तक। अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू माइनस से कम वैल्यू दूंगा तो उसका एक एरर हमारे पास डिस्प्ले होता है, उसे कहते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। इससे बड़ी वैल्यू देता हूँ तो उसका एक एरर आता है, उसे कहते हैं ओवरफ्लो। मतलब ना हम कम वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे ही है जैसे एक गिलास की लिमिट है, हम जितना भर सकते हैं उससे ज़्यादा भरेंगे तो वो पानी गिरने लग जाएगा, वो ओवरफ्लो है। अंडरफ्लो मतलब कम से भी वैल्यू कम देंगे, कम से कम रेंज से वैल्यू कम देंगे तो वो एक मैसेज आता है जिसे अंडरफ्लो कहते हैं। बाकी यहाँ कुछ थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो आप लोगों ने देख लेनी हैं। आगे आते हैं हमारे पास रियल डाटा टाइप। तो रियल डाटा इज़ नंबरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स की भी जो पीछे मैंने समझाया था, फ्लोटिंग पॉइंट्स को उसे रियल वैल्यूज़ भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। इफ़ नो साइन इज यूज देन बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव साइन होता है।
इसकी एग्जांपल क्या है, वही फ्रैक्शन वाले पॉइंट 10.5 या 11.5 वगैरह वगैरह वगैरह। इसका भी एक टेबल है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, इसकी 3 टाइप हैं। फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, डबल जो है वो 8 बाइट लेता है और लॉन्ग जो है वो 10 बाइट लेता है। इसके साइजेस भी यहाँ पे गिवन है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये पेपर में नहीं आते लेकिन आपने जहन में रखना क्योंकि हम इसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। ये आगे वही ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वाला टॉपिक आ गया, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। ये साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल वाली ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। अब आगे जी वेरिएबल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? सो वेरिएबल इज़ अ नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। क्या मतलब है इसका? देखिए मैं रैम का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ आपको। ये रैम में ऐसे कुछ सेल्स बने होते हैं, हर एक सेल के 3 हिस्से होते हैं। एक में उसका होता है एड्रेस, एक में होता है उसका नेम और एक में होता है उसका वो डाटा जो हम उसे देते हैं। सो वेरिएबल, एक मैं वेरिएबल जनरेट करता हूँ। अभी हमने पीछे डाटा टाइप पढ़ी थी, इंटीजर डाटा टाइप का मैं कहता हूँ। सिंटैक्स क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? सिंटैक्स पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। आपने पहले लिखना है डाटा टाइप, अच्छा फिर आपने एक स्पेस दे के उस वेरिएबल का नेम लिखना है। जैसे कि मैं कहता हूँ एक मार्क्स, मैंने क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा वो लेना है तो INT और नेम में उसको दूंगा मार्क्स, और आखिर में ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एड्रेस कुछ फिजिकल जो भी कंप्यूटर में सेव होगा वो आ जाएगा, नेम इसका मार्क्स और वो वैल्यू जो यूज़र यहाँ इनपुट करेगा, और अगर मैं यहाँ भी दे देता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वेरिएबल बेसिकली इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा। यहाँ वो डाटा स्टोर होता है जो हम इसको इनपुट के तौर पे देते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और जो वैल्यू है वेरिएबल की वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज भी हो सकती है, और जैसे मैं प्रोग्राम एंड करता हूँ तो उसकी वैल्यू जब हम दोबारा प्रोग्राम को चलाएंगे तो नई वैल्यू उसको कंसीडर करेगा, नई वैल्यू लेगा उसकी। अच्छा उसके बाद जो इसकी बारी है, द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। ये रैम में जनरेट होते हैं और रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी है। अभी जैसे मैंने बताया जैसे प्रोग्राम एग्जिट होगा यहाँ से ये सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा दैट इज़ वाई द डाटा स्टोर इन वेरिएबल इज़ आल्सो टेम्परेरी। और इसलिए जो डाटा स्टोर किया जाता है रैम के अंदर वो भी एक टेम्परेरी होता है। इट कैन आल्सो ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। द डाटा स्टोर इन वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिकली रिमूव एंड प्रोग्राम एंड। और जब प्रोग्राम एंड होता है इसमें पड़ा डाटा भी वो रिमूव हो जाता है। आगे है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको बताई है कि पहले हमने देना है डाटा टाइप का नाम, फिर अपना उस वेरिएबल का नाम पुट करना है। तो यहाँ से थ्योरी मैं रीड कर देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड टाइप। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग नेम एंड टाइप, प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग नेम and type is known as variable declaration। ये इसकी डेफिनेशन है। और आगे इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें मैं बता देता हूँ। प्रोग्राम कैन हैव मैनी वेरिएबल एज नीडेड। द ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले हमें मेन फंक्शन के बाद उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम डिक्लेयर नहीं करते तो ये सिंटैक्स एरर है। आगे देखते हैं। द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंपाइलर। ये कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी वेरिएबल के बारे में। द कंपाइलर यूजेज द डिक्लेरेशन एंड डिटरमाइन हाउ मच मेमोरी इज़ नीडेड फॉर वेरिएबल। और फिर वो प्रोग्राम जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है मेमोरी उसको फ्री करते हैं और एलोकेट करता है एक वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल एन इंटीजर वेरिएबल जो उसके अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2 उसमें बाइट्स जो हैं वो सेव करनी होती थी। सिंटैक्स इसका लिखने का तरीका वो डाटा टाइप, आगे उसका नाम, और नीचे मैंने इसकी एक एग्जांपल भी बता दी। अगर हम फ्लोट की एक एग्जांपल लें तो फ्लोट जैसे एवरेज, क्योंकि ये हमेशा
उसमें होती है इशारे में, और करैक्टर टाइप अगर मैं लूँ तो ए, इसे सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। और अगर स्ट्रिंग टाइप मैं लूँ तो इसमें मैं जैसे यहाँ 10 लेंथ देता हूँ तो इसमें जैसे नेम, यहाँ काइज नहीं लिखेंगे, इसे यहाँ नेम के साथ लेंथ दी जाएगी 10, मतलब 10 करैक्टर इनपुट कर सकते हैं, और जितनी लेंथ आप देंगे उतने ही करैक्टर आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, अभी में इसके 8 रूल हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, तो अपने जहन में रखिएगा इस पूरे टॉपिक को। पहला वेरिएबल है, पहला इसका रूल है, द वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मस्ट कंटेन लेटर्स और नंबर्स और अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ जो है वो अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर है फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी लेटर, और जो पहला करैक्टर है वो या लेटर होना चाहिए, फर्स्ट करैक्टर लेटर या करैक्टर, या वो अल्फ़ाबेट हो या वो अंडरस्कोर हो। इसके अलावा आप स्टार्टिंग में, जैसे मैं 5 नेम, ये 5 मैं यहाँ इनपुट नहीं कर सकता, अगर मैं इसको यूँ करूँ तो ये वैलिड है, मतलब पहले अंडरस्कोर आना चाहिए, या पहले यूँ सिंपल अगर मैं नेम भी लिखता हूँ तब भी ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तीसरा है ब्लैंक स्पेसेस नॉट अलाउड। इसमें ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है। और चौथा है अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। अपर केस भी आप दे सकते हैं और लोअर केस भी आप दे सकते हैं, ये दोनों को डिडक्ट करेगा। अच्छा, फिर है स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। स्पेशल सिंबल मतलब ये हैश साइन यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिंबल को हम अपने वेरिएबल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आगे फर्दर इसे रिमूव करता हूँ, अगले की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अगला है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। रिजर्व वर्ड ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के नेम के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी आउट, हम इसे वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास वेरिएबल 31 करैक्टर पे मुश्तमिल होना चाहिए और डिक्लेयर होना चाहिए। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक डाटा टाइप के लिए अगर हमने उसे एक नाम दे दिया है तो हम किसी और डाटा टाइप के लिए उसे वो नाम नहीं दे सकते एक ही प्रोग्राम के अंदर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं। What is variable initialization? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया था, उसमें क्या करते थे हम, पहले डाटा टाइप और उसके बाद उसका नेम
और अगर मैं उसको नेम के दौरान ही कोई वैल्यू असाइन कर दूं, जैसे मैं यहाँ 785 इक्वल टू साइन और 785 अगर मैं देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया है। अब इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ कि जब हम किसी वेरिएबल की नेम को कोई वैल्यू असाइन कर दें डिक्लेयर करने के दौरान ही, तो इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अ वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। व्हाट इज़ वेरिएबल? What is variable initialization? Sorry guys. So इसकी definition, if we assign a value to a variable, अगर हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें, कब? एट द टाइम ऑफ declaration is known as variable initialization। इसके एक एग्जांपल सिंटैक्स, मतलब जैसे पहले डाटा टाइप, इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ। डाटा टाइप, फिर नेम, फिर इक्वल टू साइन, फिर आगे वैल्यू और फिर ये साइन। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैं फ्लोट AVG, मतलब एवरेज, शुड बी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट होना चाहिए लेकिन उसका मतलब समझ आ जाना चाहिए, इक्वल टू साइन। और जैसे मैं 15.5 करता हूँ और आखिर में ही साइन। ये एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की है। डिक्लेयर करने के दौरान ही मैंने उसे एक वैल्यू असाइन कर दी है, इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? उम्मीद है आपको वेरिएबल कंप्लीटली समझ आ गया होगा। पेपर में आपका इसका क्वेश्चन आता है डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसमें आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, पहले आपने डेफिनेशन देनी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नीचे, फिर आपने उसका सिंटैक्स देना है, लिखने का तरीका, फिर नीचे उसकी एक एग्जांपल देनी है। ये 4 चीज़ें कंप्लीट होंगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको इसके मार्क्स डिडक्ट होकर मिलेंगे, एक भी चीज़ मिस हुई तो। व्हाट इज़ कांस्टेंट? ऐसी चीज़ें जिनकी क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट कहलाती हैं। आप बचपन से ही पढ़ते हैं, ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिनकी कभी भी क्वांटिटी या वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। 2 तरह के कांस्टेंट है, लिटरल है और दूसरा है सिंबॉलिक। लिटरल कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ टाइप डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। जो कोई भी यूज़र जो है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली कोई वैल्यू पुट करता है, इसे लिटरल कांस्टेंट कहते हैं। और जो हमारे पास अपना सिंबॉलिक कांस्टेंट है उसे कहते हैं इंटीजर दैट आर नंबरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन। और ऐसे इंटीजर जो विदाउट फ्रैक्शन वाले पॉइंट्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? लिटरल कांस्टेंट। सो इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिनमें इशारे वाले दाद होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हैं। करैक्टर कांस्टेंट ABC, ये आप देख लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें ये। यहाँ पर एक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइन डायरेक्टिव। What is डिफाइन डायरेक्टिव? डिफाइन डायरेक्टिव किसे कहते हैं? देखिए, कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ता है कि ये कांस्टेंट है और जब इसका नेम हम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को कंसीडर करेगा। जैसे कि पाई
पाई की वैल्यू 3.14 फंडामेंटल वैल्यू है, और हम प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे कि तो हम पाई पी आई जब भी लिखेंगे तो वो 3.14 कंसीडर करें, लेकिन इसको डिक्लेयर करने का एक तरीका है, इसका सिंटैक्स है, वो हम देखते हैं। इसका सिंटैक्स है हैश डिफाइन और आगे हम उसका नेम लिखेंगे और आगे उसकी वैल्यू और ये साइन, जैसे कि हैश डिफाइन, नेम है पाई, वैल्यू है 3.14 और ये साइन। अब मैं कहीं भी पी आई यूज़ करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, 3.14 यूज़ होगा। ये डिफाइन डायरेक्टिव का इसका काम है। आगे आते हैं हमारे पास जी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, एक है यूनरी और दूसरा है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है जो कि हमारे पास एक ऑपरेंड के साथ काम करें। ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेटर किसे कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर n++ करता हूँ तो ये हमारे पास ऑपरेंड है और ये हमारे पास ऑपरेटर है। ऐसा ऑपरेंड जो एक ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, और ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ काम करे उसे बाइनरी ऑपरेंड कहते हैं। जैसे मैं a+b करता हूँ, देखें इसमें दो ऑपरेंड हैं और एक जो है वो ऑपरेटर है, तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको आप लोग जानते हैं। वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर को भी आप जानते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में इस साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इक्वल टू साइन किसे कहते हैं, जब मैं डबल साइन ये यूज़ करूँगा तो इसका मतलब इक्वल टू है, सिंगल यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ठीक है। एल वैल्यू और आर वैल्यू किसे कहते हैं, जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी है a=10, ये आर वैल्यू है और ये एल वैल्यू है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट किसे कहते हैं, हम पहला प्रोग्राम भी इसी चैप्टर में ही करेंगे, वे में रखिएगा। अभी हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी है, तो अगर मैं उसको यूँ लिखता हूँ a+b+c = 100, इसका मतलब क्या है, a में भी 100 है, इसका मतलब b में भी 100 है, इसका मतलब c में भी 100 है। इसका मतलब यह है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं। एक थोड़ा स्लाइड से डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब a+=10 और a=a+10, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, सेम है। a+=10 का मतलब है a+a=a+10 के a में जो भी वैल्यू पड़ी है उसमें 10 जो है वो जमा हो जाए। आगे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के साथ। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक प्रोग्राम समझाना पड़ेगा। नहीं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी है, हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पहले देख लेते हैं।
व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखें, वो एक तरतीब जिसके ज़रिए हम एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाती है। जैसे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और -30, और इसको अगर मैं +10 करके ब्रैकेट कर दूं तो इसका एक रूल है जो आपने मैथ में शायद पढ़ा हो, डी मैथ्स का, मतलब पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर जो है वो सब्ट्रैक्शन। और उससे पहले अगर कोई ब्रैकेट में है तो आप उसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे पहले फिल कर लेते हैं। ए को मैं 10 वैल्यू देता हूँ और बी को मैं 20 दे देता हूँ। तो अब इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं इसको वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ए में क्या है 10 प्लस बी में क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 10 -30 + 10। अब इसमें क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 -40। उसके बाद क्या है डिवाइड वाला जहाँ भी ऑप्शन मौजूद है 10 + 10 2 1 = 2 2 10 = 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 -40 डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई है यहाँ पे कहीं, हाँ जी बिल्कुल है। तो 10 + 10 × 10 100 -40। अब माइनस और प्लस रह गया तो पहले एडिशन है, तो 110 पहले इनको जमा करेंगे -40, लास्ट में 40 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 70। ये इसका आंसर है। ऐसे हम एक एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आपके यहाँ भी बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम इसका चैप्टर का एक जो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स वाला टॉपिक है वो अभी मैंने रखा हुआ है, वो मैं लास्ट में प्रोग्राम के साथ आपको समझाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, टाइप कास्टिंग। देखें, ये है डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन। अगर हम एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जाते हैं, प्रोग्राम चलने के दौरान में मुझे इंटीजर से बड़ी वैल्यू चाहिए तो मैं डबल पे आना चाहता हूं, तो मैं इस डाटा टाइप को कन्वर्ट कर दूंगा डबल में। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक हमारे पास इम्प्लिसिट है और एक हमारे पास एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग की एग्जाम्पल है, एक टाइप है कि जिसमें हमारे पास डाटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही कन्वर्ट हो जाती है। जिस भी अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो उसमें बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी वैल्यू आएगी तो छोटी में खुद ब खुद डाटा टाइप कम होकर कन्वर्ट हो जाएगी। एक होता है एक्सप्लिसिट, वो प्रोग्रामर खुद से करता है। वो जब भी उसे बड़ी डाटा टाइप में रखना चाहे, छोटी वैल्यू को बड़ी डाटा टाइप में रखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, बड़ी को छोटी में रखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। अगर वो खुद से ये कन्वर्ट करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो गाइज, अब हम इस जो टॉपिक में चैप्टर के लास्ट में हमने एक टॉपिक छोड़ा हुआ था, अब हम उसको देखते हैं। अब हम बेसिकली एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं। पहले मैं आपको एक शॉर्ट सा प्रोग्राम समझाता हूँ और उसके बाद जो है वो हम इसमें चलेंगे, प्रोग्राम पे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, #include iostream int main, और अगर आप dev C++ यूज़ करें तो यूजिंग नेम स्पेस भी आप ऐड करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को समझाने के लिए वो एक कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करता है, इंट। मैं आपकी बुक वाली एग्जांपल ही समझा देता हूँ ताकि अगर आप वहाँ से देखें तो आपको समझ भी उसकी आ जाए। टॉपिक हम निकाल लेते हैं वहाँ का। गाइस, आपने
लेक्चर सुनने के बाद एक बार बुक को रिव्यू लाजमी कर लेना है ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जाए। पहले मैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का मतलब समझा दूं। प्लस प्लस पी, पी इक्वल टू 10 और पी प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है? देखें गाइस, प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले ये इंक्रीमेंट करेगा खुद में, मतलब 10 है तो प्लस प्लस का मतलब इसमें एक जमा होगा और फिर ये आगे डिस्प्ले करेगा। और पी प्लस प्लस का मतलब ये पोस्ट फिक्स है, ये पोस्ट है, ये प्री है। इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन कर देगा जिसको भी करनी हो और बाद में खुद में ये इंक्रीमेंट करेगा। तो इसको हम समझने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं ए, बी, एक्स और वाई और सबको वैल्यू दे देते हैं हम 0 की। मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो आगे हम जो इसमें करना चाह रहे हैं ए प्लस प्लस, ये इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, बी इक्वल टू ए और हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। खैर उसको छोड़ो, हम खुद ही करते हैं। आपने गाइस क्या करना है, ए प्लस प्लस, ओके, और यहाँ आपने देना है बी इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू वाई प्लस प्लस वाई प्लस प्लस वाई और सी आउट करवा दो इन सबको। सी आउट, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो हम सिर्फ उसका क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, इसका कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ करते हैं। मल्टी वैल्यूज की वेरिएबल वैल्यू डिस्प्ले करना है तो आगे कर्ली ब्रेसेस, उसका नाम ए बी ए एक्स वाई। तो इनकी कौन सी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, ये एक प्रोग्राम बन चुका है हमारे पास। तो ए की क्या वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू क्या है, ए ने क्या डिस्प्ले करना है, ए ने खुद में इंक्रीमेंट करने से पहले बी को अपनी वैल्यू असाइन कर दी थी। तो ए में पहले भी 0 पड़ा था, बी में क्या हो गया 0, लेकिन ए में 1, बी में क्या हो जाएगा, क्योंकि बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी ए में, पहले उसने बी को असाइन करी थी। पहले ए में भी 0 था, बी में भी 0 था, तो बी की वैल्यू 0 ही रही। और x इक्वल टू, अब y ने खुद में इसे असाइन करने से पहले खुद में वैल्यू एक इंक्रीमेंट की, मतलब खुद 1 करके x को भी 1 दिया और y को भी 1 दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसी तरह जब हम ये था प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, और अगर हम डिक्रीमेंट के साथ करेंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस और यहाँ भी सिर्फ माइनस माइनस लगा देंगे। उसमें क्या होगा, a की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1, क्योंकि खुद में डिक्रीमेंट का है और डिक्रीमेंट करने से पहले उसने बी को वैल्यू साइन कर दी, तो बी की वैल्यू क्या होगी 0 ही रहेगी। एक्स की वैल्यू भी -1 और वाई की वैल्यू भी -1, क्योंकि वाई में पहले एक डिक्रीमेंट हुआ, मतलब 0 से -1 आया और एक्स को भी यही साइन हुई और ये उसने डिस्प्ले करवा दी। तो गाइस, हमारे C++ लैंग्वेज के 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं आज एक ही दिन में, और ये तकरीबन हमारा हाफ आवर या 1 घंटा 45 मिनट लगे हैं। तो ये 3 चैप्टर जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए पहले मैंने एक ही लेक्चर में ना इनको कवर कर लिया। आगे जो चैप्टर आएंगे हमारे पास वो हम लेक्चर बाय लेक्चर, मतलब एक दिन में एक लेक्चर जो है वो कवर करेंगे, और शायद एक चैप्टर हमारा 2 या 3 दिन भी ले जाए। तो खैर आपने मेहनत करनी है। ये थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ से आती हैं, मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं इन 3 चैप्टर में से जो आते हैं वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको अभी तक समझ ना आए हो, कमेंट्स बॉक्स में मुझसे वो दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका फ़र्दर जो है वो अगले लेक्चर में समझा दूँगा, या मैं आपको वहीं कमेंट्स बॉक्स में उसका फ़र्दर जो है वो आंसर कर दूँगा। तो तलबा अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और फिर भी मैं एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, आपने एक दफ़ा ये रीड लाजमी कर लेना है। तो गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।